हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि सिंधु जल समझौता भारत में और किस देश के बीच में हुआ है, जिसे भारत ने निलंबित किया है। वो हुआ है पाकिस्तान के बीच में। अभी जो जम्मू और कश्मीर में जो पहलगाम में जो हुए आतंकवादी हमले में जो जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है उसको निलंबित कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, सिंधु जल समझौता है क्या। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ था। सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी को भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित किया गया था। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो है सिंधु, झेलम, चिनाब और पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। और जो पूर्व की तरफ बहने वाली हैं वो दो नदियां और हैं जो आवंटित की गई। और उसके साथ साथ भारत ने सिंधु जो जल समझौते को निलंबित नहीं किया, उसके साथ साथ और भी फैसले लिए हैं, जैसे कि पंजाब के अंटारी चौक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए सड़क छूट वीजा योजना को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान उच्च योगा की संख्या 1 मई 2025 से मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। हाल में ही एक नई नियुक्ति हुई है जो प्रेसिडेंट की है, जो किसकी है, वो है CIFEJ की, जो से इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल है। उनके जो प्रेसिडेंट कौन बने हैं हाल में ही, तो वो बने हैं जितेंद्र मिश्रा बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनील कक्कड़ जो है वो मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निर्देशक बने हैं। जसप्रीत बुमराह जो L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल भावे जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO बने हैं। जो संजय सिंह है वो UWW एशिया ब्यूरो सदस्य बने हैं। राजीव गोवा जो है वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और जो अजय सेठ है वो नए वित्त मंत्री बने हैं। पीएम मोदी अभी सऊदी अरब की यात्रा पे के दौरान जो जितने दोनों देशों के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पीएम मोदी कहाँ गए थे, तो सबसे पहले है पीएम मोदी गए थे किस देश में, सऊदी अरब में गए थे। वो कहाँ पे है, पश्चिम एशिया में स्थित देश है। राजधानी कौन सी है, रियाद है। राजा कौन है वहाँ के, सलमान बिन अब्दुल्ला है जो वो राजा है। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन सलमान है। मुद्रा कौन सी है, सऊदी रियाल है। उसके बाद वेनेजुला के बाद सऊदी अरब के पास दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तो पहले पे कौन है, वेनेजुला है, और दूसरे पे सऊदी अरब है। तो उसके साथ साथ सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे के तेल का निर्यात है। और सऊदी अरब के अंदर 2 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी पाए जाते हैं, वो है मक्का और मदीना है। और इस्लामिक सहयोग अंगन OIC का जो मुख्यालय है वो भी सऊदी अरब के जेद में है। हाल में ही जो RBI है उसने बैंक खाता स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए कितने नाबालिगों की न्यूनतम बीमा जो आयु सीमा है उसको निर्धारित किया है, तो वो 10 साल है। इसका मतलब ये है कि जो RBI है उसने नाबालिगों के लिए बैंक खाता संचालन कराने की जो न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। अब 10 वर्ष का जो बच्चा है उससे अधिक उम्र के नाबालिग स्वतंत्र रूप से अपना सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं उस और उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। इससे पहले नाबालिगों को के बैंक खाते में उनके माता पिता और कानूनी अभिभावकों द्वारा संचालित किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। 10 साल का बच्चा भी अब उस बैंक का जो अपना खाता है उसका जिसके अंदर वो सेविंग्स रखता है उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। उसके साथ साथ हम RBI के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। RBI में जो रिजर्व बैंक है उसका जो अधिनियम है 1934 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 1935 में RBI ने अपना परिचालन शुरू किया था, जो 1949 के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1937 में RBI का जो मुख्यालय कोलकाता से मुंबई में चेंज कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। जो RBI के पहले गवर्नर थे वो सर ऑस्बर्न स्मिथ थे RBI के। और जो मुंबई RBI के जो भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। आज के टाइम में जो देखो RBI के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर के नाम याद रखने हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता
और जो डॉक्टर पूनम गुप्ता है उनको अभी आरबीआई ने अभी रिसेंटली एज अ डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ये भी हम याद रखेंगे। और उसके बाद है स्वामीनाथन जे, और उसके बाद एम राजेश्वर राव और टी रवि शर्मा शंकर। तो जो टी रविशंकर है उनको रिसेंटली दोबारा से नियुक्त किया गया है, उनको दोबारा से उनके टर्म्स को बढ़ाया गया है। तो हम ये भी याद रखेंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पन्नू गुप्ता को जो रिसेंट डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का, और उसके साथ साथ टी रविशंकर का जो कार्यकाल है उसको भी बढ़ाया गया है। हाल में ही एक आतंकी अटैक हुआ है जो बहुत चर्चा में रहा है। जम्मू और कश्मीर के जो पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा कितने पर्यटकों की मौत हुई है, तो वो 26 लोगों को उन्होंने मारा है। तो ये कब हुआ है? ये जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम है उसमें बैसरन घाटी, यही क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी घाटी है? बैसरन घाटी है। कब हुआ है? 22 अप्रैल 2025 को हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने 26 लोगों की मौत की है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को घायल भी किया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो लश्कर तैयबा के जो रेजिमेंट फॉन्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी रेजिमेंट है, फ्रंट जो है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। ये भी आप याद रखोगे कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को, और उसको एज अ ब्लैक डे माना जाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद पुलवामा में जो सीआरपीएफ काफिले पर फियादीन हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वो कहाँ से अपना जो दौरा है वो सऊदी अरब गए हुए थे, और वहां से अपने दौरे को छोड़कर लौट आए थे, और उन्होंने सऊदी अरब के अंदर 4 एमओयू को साइन किया था। और ये बात हम याद रखेंगे। हाल में ही पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। और उसमें भारतीय जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो पास आउट हो चुके हैं, तो 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था उनके द्वारा, जब वो प्रधानमंत्री थे। पंचायती राज संबंधित 73 जो संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल को हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में ये प्रभाव में आया। तो 73 जो संविधान संशोधन भारत ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए दिया था। 73 जो संशोधन अधिनियम है 1992, संविधान में एक नया 9 शामिल हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 16 है, और ये 9वीं संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल की गई है। हाल में ही वाया वंदना योजना किस राज्य और यूटी के अंदर स्टार्ट हुई है? तो वो दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुई है ये वाली योजना। उसके साथ साथ कुछ और राज्यों ने अपनी अपनी योजना चला रखी है, वो उसको भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो एकल महिला सशक्त जो स्वरोजगार योजना है वो उत्तराखंड सरकार ने, प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार ने, महिला समृद्धि योजना जो है दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रीय युवा विकास योजना तेलंगाना ने, सरकारें सूजल परियोजना पर कर्नाटक सरकार ने, विशाखत जो गांव योजना उड़ीसा सरकार ने, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश ने, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश ने, बंगलार जो बारी आवास योजना है वो पश्चिम बंगाल ने। तो हम इन योजनाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहले तो हमें याद रखना है, ये इसके अंदर ये रिसेंट सुर्खियों में इसलिए भी आई थी कि 2023 में जो भूस्खलन हुआ था उसमें 14 मजदूरों 17 दिन के लिए सुरंग में फंस गए थे। तो सिलक्यारा जो सुरंग है किस राज्य में स्थित है? तो पहला हम याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख के बाबा बोगनाग रखा गया है, ये आप याद रखोगे।
तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, ये भी आप याद रखोगे। उन्होंने सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल के बाबा बोगनाथ टनल की घोषणा की है। और 2023 में इसमें भूस्खलन के कारण 41 मजदूर 17 दिन के लिए फंस गए थे। सुरंग परियोजना ये से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच में जो दूरी है वो 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। और भी बदले हुए नाम है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो खुलादबाद को रतनपुरा, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीआईएसएफ परीक्षण को राजेत्य चोलन, राजस्थान को फायर सागर झील को वरुण सागर, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को अज गोविंदन धाम, अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम जंक्शन, पुरानी संसद भवन को संविधान सदन, राष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम, अल मनीहद को हिंद महासागर, अहमदनगर को अहिल्याभाई, मोपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मनोहर परिकर एयरपोर्ट, सरायकला खां को बिरसा मुंडा, और रामनगर जिले को कर्नाटक को बेंगलुरु दक्षिण, कगास बमचोती को जो भारद्वाज सेतु है, इनके भी हम नाम याद रखेंगे क्योंकि ये रिसेंटली इनको चेंज किया गया है, इनके नाम को चेंज किया गया है। हाल में ही भारत का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? वो किया गया है मुंबई में। तो एक ये याद रखो कि जो केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने मुंबई में एक क्रूज को हरी झंडी दिखाकर भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल को स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये क्रूज टर्मिनल हमारा देश का पहला ही है, उसके साथ साथ कर्नाटक का नया मैंगलोर बंदरगाह है, केरल में कोचिन बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, गोवा में मोरमाऊ बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। तो भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह क्रूज का अभियान की स्टार्ट की गई है। तो हमें ये भी साथ में इनको जो स्टैटिक जीके है उसको भी याद रखना है। हाल में ही विश्व आर्थिक मंच जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिजाइन दिया है, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है कॉलस श्वाब जो है, उन्होंने रिजाइन किया है और उन्होंने 5 दशक तक मतलब 50 साल के लगभग इन्होंने इसके प्रेसिडेंट बने रहे हैं। तो ये है कौन है? ये जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर गुलास जो है शब है, जिन्होंने 1971 में WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी इन्होंने, और जिनेवा में स्थित इस संस्था के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये भी याद रखेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को भी देख लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है जो एंटियोनो गुटरेस हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं फेलोमोन यंग हैं, उसके विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक है ट्रोडस एडनोम गेब्रियासिस हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक है क्रिस्टाइन जॉर्जिवा, विश्व बैंक अध्यक्ष हैं अजय बग्गा, और यूरोप ये परिषद के अध्यक्ष हैं एंटिनियो कोस्टा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हैं तोमोको अकाने, उसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम जो निर्देशक है CD मैकनन, उसके बाद उत्तर अटलिकी संगठन जो प्रधान सचिव है मार्के रूटे, यूनेस्को महानिदेशक है आर्दे ओजेले। हाल में ही मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो किया गया है मोतीहारी में, इनका संग्रहालय का आरंभ किया गया है। तो हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ, उसके साथ साथ कुछ और संग्रहालय खुले हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हिंदी भाषा संग्रहालय है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के काशी में। 3D वैदिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश के सरकार वाराणसी में। बजारा विरासत संग्रहालय है महाराष्ट्र के वाशिम जिले में। युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। भारत का पहला जन मगन संग्रहालय है महाराष्ट्र के INS गुलदार में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावत संग्रहालय है वारनगर गुजरात में। पहला कोर्टग्राफी संग्रहालय है मसूरी उत्तराखंड में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पंडुपी संग्रहालय है तिरुवनंतपुरम केरल में। कला गानर जो कैविनाई थीटम योजना किसने स्टार्ट की गई है? वो जो स्टार्ट की है वो तमिलनाडु सरकार ने ये योजना को स्टार्ट किया है।
पूरा विश्व का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला कौन सा राज्य पहला बना है? वो है कर्नाटक राज्य ने इसको सबसे पहले डन किया है। हाल में ही दुनिया का सबसे पहला जो रिएक्टर स्टार्ट किया गया है, जिसका जो किस पे चल रहा है, पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट के ऊपर जो परमाणु रिएक्टर किसने स्टार्ट किया है? वो चाइना ने स्टार्ट किया है। हाल में ही जो चीन है दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर स्टार्ट किया है। इस रिएक्टर का नाम है TMSRLF-1 कहा जाता है। गुशु प्रांत के गोबी रेगिस्तान में स्थित किया है, जिसके अंदर जो पिघला हुआ नमक है ईंधन के रूप में उन्होंने यूज किया है, उपयोग किया है। और एक चीज और याद रखेंगे कि चीन ने पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर स्टार्ट किया है। भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम भंडार है। और थोरियम रिएक्टर जो है वो बहुत कम रेडियो एक्टिव जो कचरा है उसको बहुत कम पैदा करता है। एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन वुड चिप किसने लॉन्च की गई है? वो है गूगल ने इसको लॉन्च किया है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बुधवार को अपनी 7वीं जो जनरेशन है उसमें आई चिप में आयरन वुड लॉन्च की है, ताकि जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है वो अच्छे से काम करे और बेहतर और तेज बनाने के लिए तैयारी की गई है, ताकि वो अच्छे से काम करे और अच्छे से डिजाइन करे जो भी हमने उनसे पूछा। हाल में ही जो विजडन द्वारा 2024 के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को इसके लिए सम्मानित किया गया है। हाल में ही बालिका तन जो है 2025 सेना अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ है? तो वो हुआ है फिलीपींस जो है उसके बीच में, ये दोनों के देशों के बीच में ये वाला सेना अभ्यास हुआ है। सऊदी अरब ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियात्री जो है उन्होंने ये जो खिताब है अपने नाम किया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में जो घुसपैठ करने के लिए किस ऑपरेशन की स्टार्टिंग की गई है? वो ऑपरेशन टिक्का है, जिसके लिए इसका जो स्टार्टिंग की गई है जो आतंकवादी है उनको मारने के लिए, उनको ढूंढने के लिए। जो येलो सी है जिसे नॉर्थ सी भी बोला जाता है वो किस देश के बीच में है? वो चीन और कोरिया जो महा पेनिसुला है उनके बीच में ये समुद्र पाया जाता है। ये हाल में ही सुर्खियों में रहा है। हाल में ही कौन से डिप्टी गवर्नर का जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? जो टी रविशंकर है उनको उनको उनका जो कार्यकाल है उनको बढ़ा दिया गया है। और जो रिसेंट में ही जो हैं उनको उनका कार्यकाल बढ़ा के उनकी जो विविधताएं हैं उनको हम पा सकते हैं। अप्रैल 2025 में किस विदेशी नेता को भारत ने आधिकारिक यात्रा पर गोल्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया है? वो जेडी वैंस हैं, जिनको ये खिताब अपने नाम किया है और ये इनका पहला दौरा है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध समाज कार्यकर्ता गुरुदेव कलीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया आयुष समंता को। और तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।